Welcome back students. Myself Raghuvansh sir extends the chapter फेडरलिज्म। इस चैप्टर का अब नेक्स्ट सब टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, अर्थात संघवाद की व्यवस्था कैसे चलती है। आज के वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। वास्तव में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस करना भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि भारत में कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है। फिर विभिन्न भाषाई राज्यों के बीच संघवाद का प्रयोग करने के लिए तालमेल बिठाने या उनके बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत थी, और इसके पश्चात यह भी आवश्यक था कि राज्य व केंद्र के बीच आपस में एक अच्छे संबंध हों, एक दूसरे पर पारस्परिक विश्वास हो तथा आपस में सहयोग व समन्वय की भावना हो। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए हम 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे। जैसे पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट्स अर्थात भाषाई राज्य। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी अर्थात भाषा नीति। तथा तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशन अथवा केंद्र राज्य संबंध। अब आइए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। भारतीय लोकतंत्र में आजादी के बाद से सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में काफी कुछ परिवर्तन हुए। उनके पुराने राज्य गायब हो गए और कई नए प्रांत या राज्य बनाए गए। यहाँ तक कि कई राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदल दिए गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदलीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य के अंतर्गत आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा एथनिसिटी या जातीय समूहों की विभिन्नता को रेखांकित करने के लिए तथा उनका सम्मान करने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर हो गया कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। किंतु अनुभव यह बतलाता है कि भाषा व राज्यों के निर्माण से देश कहीं ज्यादा एकीकृत या मोर यूनाइटेड तथा मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट लैंग्वेज पॉलिसी अर्थात भाषा नीति पर कुछ चर्चा की जाए। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भाषा नीति या लैंग्वेज पॉलिसी थी। हमारे भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। वैसे हिंदी को राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज तो माना गया, किंतु हिंदी सिर्फ लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा थी। इसलिए संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज या अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। वे 21 भाषाएं हैं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। वैसे यहाँ मैं बतला दूं कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 1500 भाषाएं पाई गई थीं। फिर भी
उनमें से 114 भाषाओं को प्रमुखता दी गई थी। इन्हीं 114 भाषाओं में से कुल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। अब दूसरी तरफ जहां तक कि अंग्रेजी भाषा का सवाल है, तो भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। लेकिन दक्षिणी भारत में अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने तो उग्र रूप भी ले लिया था। अंततः केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी ऑफिशियल कार्यों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद से छुटकारा पाया। नाउ स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन अथवा केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध स्थापित किए गए। आज के संदर्भ में अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में जितने परिवर्तन हुए, उससे अपने देश में फेडरलिज्म अर्थात संघवाद काफी मजबूत हुआ है। इतिहास बतलाता है कि हमारे देश में काफी लंबे समय तक एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब था कि राज्य सरकारों को अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया गया। यह भी देखा गया कि जब केंद्र और राज्य में यदि अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करती रही। राज्य में अलग पार्टी की सरकार होने के कारण केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, जो वास्तव में संघवाद के खिलाफ था। लेकिन 1990 के बाद देश के अनेक राज्यों में रीजनल पार्टीज या क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और इसी दौर में केंद्र में कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो प्रमुख नेशनल पार्टीज या राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्रीय दलों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाने लगीं। अब नेशनल पार्टीज क्षेत्रीय पार्टियों का न केवल आदर करने लगी, बल्कि उनकी सत्ता में साझेदारी को भी महत्व देने लगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत यह स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती। आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के भी सदस्य सांसद हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।